नमस्कार दोस्तों। अतीन्द्रिय सामर्थ्यों का मूल स्रोत प्राणमय कोश मलाया के राजा परमेश्वरी अघोंग की पुत्री राजकुमारी शरीफा सालवा के विवाह की तैयारियां बहुत धूमधाम से की गईं। उत्सव बहुत शानदार मनाया जाना था, किंतु विवाह के दिन घनघोर वर्षा आरंभ हो गई और सर्वत्र पानी ही पानी भरा नजर आने लगा। अब उत्सव का क्या हो? निदान रहमान नामक एक तांत्रिक महिला राजकीय सम्मान के साथ बुलाई गई और उससे वर्षा रोकने के लिए कुछ उपचार करने के लिए कहा गया। फलतः एक आश्चर्यचकित करने वाला प्रतिफल यह देखा गया कि पानी तो उस क्षेत्र में बरसता रहा, पर समारोह के लिए जितनी जगह नियत थी उस पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा और उत्सव अपने निर्धारित क्रम के अनुसार ठीक तरह संपन्न हो गया। ठीक ऐसी ही एक और भी घटना उस देश में 1964 में हुई थी। उन दिनों राष्ट्रमंडलीय क्रिकेट दल खेलने आया था और उसे देखने के लिए भारी भीड़ उपस्थित थी। दुर्भाग्य से नियत समय पर भारी वर्षा आरंभ हो गई। कुआलालंपुर नगर पर घनघोर घटाएं बरस रही थीं। अब खेल का क्या हो? मैदान पानी से भर जाने पर तो सूखना बहुत दिनों तक संभव नहीं हो सकता था। इस विपत्ति से बचने का उपाय वहां के तांत्रिकों की सहायता लेना उचित समझा गया। अस्तु मलाया क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आग्रहपूर्वक रेमवाऊ के जाने माने तांत्रिक को बुलाया। उसका प्रयोग भी चकित करने वाला रहा। क्रिकेट के मैदान पर एक अदृश्य छतरी तन गई और वहां एक बूंद भी न गिरी, जबकि चारों ओर भयंकर वर्षा के दृश्य दिखाई देते रहे। एक और तीसरी घटना भी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी रही है। द ईयर ऑफ द ड्रैगन फिल्म की शूटिंग वहां चल रही थी। जिस दिन प्रधान शूटिंग होनी थी उसी दिन वर्षा उमड़ पड़ी। इस अवसर पर भी अब्दुल्ला बिन उमर नाम के तांत्रिक की सहायता ली गई और शूटिंग क्षेत्र पूरे समय वर्षा से बचा रहा। द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख लोगों ने श्री डैनियल डगलस होम की विलक्षण कलाबाजियों का आंखों देखा विवरण लिखा है। प्रख्यात वैज्ञानिक रेडियोमीटर के निर्माता, थीलियम व गोलियम के अन्वेषक सर विलियम क्रुक्स ने भी श्री डैनियस डगलस होम का बारीकी से अध्ययन कर उन्हें चालाकी से रहित पाया था। इन करिश्मों में हवा में ऊंचे उठ जाना, हवा में चलना और तैरना, जलते हुए अंगारे हाथ में रखना आदि है। सर विलियम क्रुक्स अपने समय के शीर्षस्थ रसायन शास्त्री थे। उन्होंने भली भांति निरीक्षण कर श्री डी होम की हथेलियों की जांच की। उनमें कुछ भी लगा नहीं था। हाथ मुलायम और नाजुक थे। फिर श्री क्रुक्स के देखते देखते श्री डी होम ने धधकती अंगीठी से सर्वाधिक लाल चसकदार कोयला उठाकर अपनी हथेली में रखा और रखे रहे। उनके हाथ में छाले फफोले कुछ भी नहीं पड़े। रिपोर्ट ऑफ द डायलेक्टिल सोसाइटी कमेटी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में लॉर्ड अडारे ने भी श्री होम का विवरण दिया है। आपने बताया कि एक सियांस में वे 8 व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे। श्री डी होम ने दहकते अंगारे न केवल अपनी हथेलियों पर रखे बल्कि उन्हें अन्य व्यक्तियों के भी हाथों में रखाया। 7 ने तो तनिक भी जलन या तकलीफ के बिना उन्हें अपने हाथ में रखा। इनमें से 4 महिलाएं थीं। 2 अन्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सके। लॉर्ड अडारे ने ऐसे अन्य अनेक अनुभव भी लिखे हैं जो श्री होम की अति मानसिक क्षमताओं तथा अदृश्य शक्तियों से उनके संबंध पर प्रकाश डालते हैं। इनमें अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में कमरे की सभी वस्तुओं का होम की इच्छा मात्र से थरथराने लगना, किसी एक पदार्थ जैसे टेबल या कुर्सी आदि का हवा में 4-6 फुट ऊपर उठ जाना और होम की इच्छित समय तक वहां उनका लटके रहना, टेबल के उलटने पलटने के बाद भी उस पर सामान्य रीति से रखा संगमरमर का पत्थर और कागज पेंसिल का यथावत बने रहना आदि है। सर विलियम क्रुक्स ने भी एक सुंदर हाथ के सहसा प्रकट होने, होम के बटन में लगे फूल की पत्ती को उस हाथ द्वारा तोड़े जाने किसी वस्तु के हिलने, उसके इर्द गिर्द चमकीले बादल बनने और फिर उस बादल को स्पष्ट हाथ में परिवर्तित होने तथा उस हाथ को स्पर्श करने पर कभी बेहद दर्द, कभी उष्ण और शीतल लगने आदि के विवरण लिखे हैं। अमेरिका के एक मनोविज्ञान शास्त्री डा राल्फ एलेक्जेंडर ने पराशक्ति जागृत करके बादलों को इच्छानुसार हटाने और पैदा कर देने का प्रयोग किया है। वे बहुत वर्षों से मन को एकाग्र कर उसकी शक्ति से बादलों को प्रभावित करने का प्रयोग कर रहे थे।
1951 में उन्होंने मेक्सिको सिटी में 12 मिनट के भीतर आकाश में कुछ बरसाती बादल जमा कर दिए। उस अवसर पर कई स्थानों के वैज्ञानिक और अन्य विद्वान वहां इकट्ठे थे, पर डॉक्टर अलेक्जेंडर की शक्ति के संबंध में उनमें मतभेद बना रहा। तो भी सबने यह स्वीकार किया कि जब आकाश में एक भी बादल न था, तब 10-12 मिनट में बादल पैदा हो जाना और थोड़ी बूंदाबांदी भी हो जाना आश्चर्य की बात अवश्य है। इसलिए डॉक्टर अलेक्जेंडर ने फिर ऐसा प्रयोग करने का निश्चय किया जिसमें किसी प्रकार का संदेह न रहे। उन्होंने कहा कि वे आकाश में मौजूद बादलों में से जिसको दर्शक कहेंगे उसी को अपनी इच्छा शक्ति से हटाकर दिखा देंगे। इसके लिए ओंटेरियो ओरिलियो नामक स्थान में 12 सितंबर 1954 को एक प्रदर्शन किया गया। उसमें लगभग 50 वैज्ञानिक, पत्रकार तथा नगर के बड़े अधिकारी इस चमत्कार को देखने के लिए इकट्ठे हुए। नगर का मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष भी विशेष रूप से बुलाया गया, जिससे इस प्रयोग की सफलता में किसी को संदेह न हो। यह भी व्यवस्था की गई कि जब बादलों को गायब किया जाए तो कई बहुत तेज कैमरे उनका चित्र उतारते रहें। इसकी आवश्यकता इसलिए बढ़ी कि कुछ लोगों का ख्याल था कि डॉक्टर अलेक्जेंडर दर्शकों पर सामूहिक हिप्नोटिज्म का प्रयोग करके ऐसा दृश्य दिखा देते हैं, वास्तव में बादल हटता नहीं। इससे मनुष्य का मन भ्रम में पड़ सकता है, पर तब ऑटोमेटिक कैमरा उस दृश्य का चित्र उतार लेगा तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। कैमरे के चित्र में तो वही बात आएगी जो उसके सामने होगी। आगे की घटना के विषय में एक स्थानीय समाचार पत्र दी डेली पैकेट एंड टाइम्स ने जो विवरण प्रकाशित किया वह इस प्रकार है। जब लोग इकट्ठे हो गए तो डॉक्टर अलेक्जेंडर ने उनसे कहा कि वे स्वयं एक बादल चुन लें जिसको गायब कराना चाहते हों। क्षितिज के पास बहुत से बादल थे, उनके बीच बीच में आसमान भी झलक रहा था। उनमें बादलों की एक पतली सी पट्टी काफी घनी और अपनी जगह पर स्थिर थी। उसी को प्रयोग का लक्ष्य बनाया गया। कैमरे ने उसकी कई तस्वीरें उतार लीं। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने थोड़ी देर प्राणायाम किया, भौहें सिकोड़ी, त्राटक की क्रिया की और टकटकी लगाकर बादलों की उसी पट्टी की ओर देखने लगे। अकस्मात उन बादलों में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई पड़ने लगा। बादलों की वह पट्टी चौड़ी होने लगी और फिर धीरे धीरे पतली होने लगी। कैमरे चालू थे और हर सेकंड में एक तस्वीर उतारे जा रहे थे। मिनट पर मिनट बीतते गए, पट्टी और पतली पड़ने लगी, उनका घनत्व भी कम होने लगा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा मानो कोई रुई को धुन धुन कर अलग कर रहा है। 8 मिनट के भीतर सब लोगों ने देखा कि वह पट्टी आसमान से बिल्कुल गायब हो गई है, जबकि आसपास के बादल जहां के तहां स्थिर रहे। लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं, पर अलेक्जेंडर स्वयं अभी संतुष्ट नहीं थे। हो सकता है कुछ लोग यह समझें कि यह सिर्फ दैव योग की बात है, बादल तो बनते बिगड़ते ही रहते हैं। उन्होंने लोगों से फिर किसी दूसरे बादल का चुनाव करने को कहा और फिर कैमरे उस नए बादल पर केंद्रित कर दिए गए। उस दिन 3 बार यही प्रयोग हुआ और तीनों बार डॉक्टर अलेक्जेंडर ने सफलतापूर्वक बादलों को गायब कर दिया। जब कैमरे की फिल्में साफ की गईं और फोटो निकाले गए तो देखा कि हर बार बादलों का गायब होना उनमें पूरी तरह उतर आया है। तब वहां के प्रमुख अखबार ने इस समाचार को क्लाउड डिस्ट्रॉयड बाय डॉक्टर, बादल डॉक्टर द्वारा नष्ट किए गए, का बहुत बड़ा हेडिंग देकर प्रकाशित किया। अमेरिका में इस विद्या को साइकोकिनेसिस अथवा पीटे कहते हैं और इसका अभ्यास करने वालों का दावा है कि कुछ समय पश्चात वे इसके द्वारा बदलों को ही नहीं, अन्य अनेक पदार्थों को भी इधर उधर कर सकेंगे। इंग्लैंड के अति चमत्कारी जादूगर रॉबर्ट हडची की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। अपने समय का वह अद्भुत व्यक्ति था। उसके जीवन काल में इंग्लैंड के प्रसिद्ध दैनिक पत्र डेली मिरर ने उसकी चमत्कारी शक्ति पर कई प्रकार के लांछन लगाए थे और आशंका प्रकट की थी। रॉबर्ट ने उन्हें चुनौती दी। फलस्वरूप परीक्षण के समय उसने यह करतब सबके सामने दिखाया कि पूरी सावधानी और मजबूती के साथ हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा गया, पर वह 2 मिनट में ही उन्हें कच्चे धागे की तरह तोड़कर फेंकने में सफल हो गया। कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देने पर भी वह सबके सामने बाहर निकल आया।
सुरंगों में बंद करके बाहर से छेद पूरी तरह बंद कर दिए जाने पर भी वह बाहर निकला, तब भी उसने उस अवरोध को तोड़कर सबके सामने उपस्थित होने में सफलता पाई। यह सब कैसे संभव हो सका, उसका रहस्योद्घाटन उसकी शताब्दी के अवसर पर उस वसीयत द्वारा होगा जो उसने इसी अवसर पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए लिखकर अपने जीवन काल में ही रख दी थी। वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता है। गृहस्थ लोग उसके नग्न वेश पर आपत्ति करते हैं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचनाएं हो रही थीं। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया। मालूम हुआ वह योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरी, जबकि घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है, एक योगी को मणिकर्णिका घाट के एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस पहले तो सकपकाई, पर आखिर पकड़ना तो था ही। वे आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह उनकी सारी चाल समझ रहा हो। साथ ही वह कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हों, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता, तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा। तो भी उन्हें बालकों जैसी क्रीड़ा का आनंद लेने का मन तो करता ही है। यूं कहिए, आनंद की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। बाल सुलभ सरलता और क्रीड़ा द्वारा ऐसे ही आनंद के लिए श्री तैलंग स्वामी नामक यह योगी भी इच्छुक रहे हों तो क्या आश्चर्य। पुलिस मुश्किल से 2 गज पर थी कि तैलंग स्वामी उठ खड़े हुए और वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा जी में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हां, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। कभी तो निकलेगा साधु का बच्चा, लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान सिर के ऊपर थे। अब अस्ताचलगामी हो चले, किंतु स्वामी जी प्रकट न हुए। कहते हैं उन्होंने जल के अंदर ही समाधि ले ली। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी, और यह जनश्रुति थी कि तैलंग स्वामी पानी में डुबकी लगा लेने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते नहीं देखा, तथापि उनकी आयु 300 वर्ष की बताई जाती है। वाराणसी में घर घर तैलंग स्वामी की अद्भुत कहानियां आज भी प्रचलित हैं। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पाउंड बढ़ जाता था। 300 पाउंड वजन था उनका जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई। इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आखिर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया, शायद इसलिए वे दूसरा प्रबंध करने थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर खड़े तमाशा देखते रहे, पर तैलंग स्वामी पानी के बाहर नहीं निकले। प्रातःकाल पुलिस फिर वहां पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्करा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ हो ही नहीं। शक्ति तो आखिर शक्ति ही है, संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे हो तो आश्चर्य क्या। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंची, तैलंग स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे और उस पार जा रही नाव के मल्लाह को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे, और जिस प्रकार मेढक मिट्टी के अंदर और उत्तराखंड के रीछ बर्फ के नीचे दबे बिना श्वास के वर्षों पड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तैलंग स्वामी पानी में इस तरह दौड़ते हुए भागे माने वह जमीन पर दौड़ रहे हों। नाव उस पार पहुंच नहीं पाई। स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा होगा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई। तब तो वह एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने मेघनाथ के सारे अस्त्र काट डाले, किंतु जब उसने ब्रह्मपाश फेंका तो वे प्रसन्नतापूर्वक बंध गए। लगता है श्री तैलंग स्वामी जी भी सामाजिक नियमोपनियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, पर यह प्रदर्शित करना आवश्यक भी था कि योग और अध्यात्म की शक्ति
भौतिक शक्ति से बहुत चढ़ बढ़कर है। तभी तो वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता भी ना हो। हथकड़ी डालकर पुलिस तैलंग स्वामी को पकड़कर ले गई और हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर रात गहरी नींद सोया क्योंकि उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी मार्के की सफलता लग रही थी। प्रस्तुत घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड इट्स योगीज नामक लुई कार्टा लिखित पुस्तक से उद्धृत की जा रही है। कार्टा नामक फ्रांसीसी पर्यटक ने भारतवर्ष में ऐसी विलक्षण बातों की सारे देश में घूम घूम कर खोज की। प्रसिद्ध योगी स्वामी योगानंद ने भी उक्त घटना का वर्णन अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार साहब हवालात की तरफ आगे बढ़े तो शरीर पसीने में डूब गया। जब उन्होंने योगी तैलंग को हवालात की छत पर मजे से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लग रहा था। फिर यह योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाजा एक भी क्षण को खुला नहीं। फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद कर दिया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया। चारों तरफ पहरा लगा और ताली लेकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में कांटो तो खून नहीं। सील बंद ताला बाकायदा बंद। संतरी पहरा भी दे रहे, जस पर भी तैलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने तैलंग स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। श्री तैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जलते हुए तेज कड़ाहे में खौल रहे तेल में पानी के छींटे डाले जाएं तो तेल की ऊष्मा उसे भाप बनाकर पलक मारते दूर उड़ा देती है, उसी प्रकार विष खाते समय एक तक बार आंखें जैसी झपकतीं, पर न जाने कैसी आग उनके भीतर थी कि विष का प्रभाव कुछ ही देर में पता नहीं चलता कहां चला गया। एक बार एक आदमी को शैतानी सूझी छूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूं स्वामी जी। उठाकर पी गए उस चूने के पानी को, और अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि कराहने और चिल्लाने लगा वह आदमी जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा, क्षमा याचना की, तब कहीं पेट की जलन समाप्त हुई। उन्होंने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं, यह तो न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य है। उसकी दशा उल्टी और ठीक क्रिया की ताकत जितनी होती है। मनुष्य शरीर एक यंत्र, प्राण उसकी ऊर्जा, ईंधन उसकी शक्ति, मन इंजन और ड्राइवर, चाहे जिस प्रकार के अद्भुत कार्य लिए जा सकते हैं इस शरीर से भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत, पर यह सब शक्तियां और सामर्थ्य योग विद्या, योग साधना में सन्निहित हैं, जिन्हें अधिकारी पात्र ही पाते और आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी भाषा की वैज्ञानिक पत्रिकाएं नेचर और न्यू साइंटिस्ट विश्व विख्यात हैं। उनका संपादन और प्रकाशन विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों द्वारा होता है और उसमें प्रकाशित विवरणों को खोज युक्त एवं तथ्यपूर्ण माना जाता है। इन्हीं पत्रिकाओं में यूरी गेलर के शरीर में पाई गई अतीन्द्रिय शक्ति के प्रामाणिक विवरण विस्तार पूर्वक छपे हैं। यूरी गेलर अब भी मात्र 30 वर्ष का है। उसका जन्म 20 दिसंबर 1946 में तेल अबीब में हुआ। उसकी माता जर्मन से थीं। जब वह युवक साइप्रस में पढ़ता था तभी उसने अपने में कुछ विचित्रताएं पाईं और उन्हें बिना किसी संकोच या छिपाव के अपने परिचितों को बताया दिखाया। जब वह घड़ियों के निकट जाता तो सुइयां अकारण ही अपना स्थान छोड़कर आगे पीछे हिलने लगतीं। स्कूल के छात्रों के सामने उसने अपनी दृष्टि मात्र से धातुओं की बनी चीजों को मोड़कर ही नहीं तोड़कर भी दिखाया। उसने खुले मैदान में बिना किसी पर्दे या जादुई लाख लपेट के हर प्रकार के संदेहों का निवारण का अवसर देते हुए अनेक प्रदर्शन किए हैं। किसी को किसी चालाकी की आशंका हो तो वह यह अवसर देता है कि तथ्य को किसी भी कसौटी पर जांच लिया जाए। उसे जादूगरों जैसे करिश्मे दिखाने का न तो अभ्यास है न अनुभव। सम्मोहन कला उसे नहीं आती। जो भी वह करता है स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित परीक्षण गोष्ठियों में मूर्धन्य वैज्ञानिकों के सम्मुख
वह अपनी कड़ी परीक्षा में पूर्णतया सफल होता रहा है। जर्मनी और इंग्लैंड के प्रतिष्ठित पत्रकारों के सम्मुख उसने अपनी विशेषता प्रदर्शित की है और टेलीविजन पर उसके प्रदर्शनों को दिखाया गया है। यूरी गेलर दूर तक अपनी चेतना को फेंक सकता है, वहां की स्थिति जान सकता है। इतना ही नहीं, प्रमाण स्वरूप वहां की वस्तुओं को भी लाकर दिखा सकता है। उससे जब ब्राजील जाने और वहां की कोई वस्तु लाने के लिए कहा गया तो उसने वैसा ही किया और वहां का विवरण सुनाने के साथ साथ ब्राजील में चलने वाले नोटों का एक बंडल भी सामने लाकर रख दिया। फिलाडेल्फिया के दो वैज्ञानिकों के एक कक्ष में गैलर को मुलाकात देनी थी। उन प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम हैं आर्थर यंग और टेड बास्टिन। इन दोनों के सम्मुख भेंट देकर जब वे जीने से उतरकर नीचे की मंजिल में आए तो ऊपर के कमरे में रखी भारी मूर्ति भी नीचे उतर आई और उसके कंधे पर बैठ गई। सन 1971 में वे ओसीनिंग न्यूयॉर्क निवासी एक सज्जन पुहरिक के साथ सिनाई रेगिस्तान की सैर पर गए थे। उन सज्जन के मूवी कैमरे का खोल अमेरिका ही रह गया था। फलतः फोटो खींचते समय लेंस के इर्द गिर्द धूल जमती और कठिनाई उत्पन्न होती थी। गैलर ने ढक्कन रखे होने का स्थान पूछा और देखते देखते अमेरिका से कैमरे का खोल वहीं मंगा दिया। पूछने पर गैलर ने बताया है कि यह क्षमता उन्हें बिना किसी प्रयास के अनायास ही मिली है। इन प्रदर्शनों में उन्हें तंत्र मंत्र आदि कुछ नहीं करना पड़ता। अदृश्य दर्शन के समय वे अपनी दृष्टि सीमित रखने के लिए एक साधारण सा पर्दा खड़ा कर लेते हैं और उसी पर उतरते चित्रों को टेलीविजन की तरह देखते रहते हैं। वह मेज पर रखे हुए धातुओं के बने मोटे उपकरणों को दृष्टिमात्र से मोड़ देने या तोड़ देने की विद्या में विशेष रूप से निष्णात है। ऐसे प्रदर्शन वह घंटों करता रह सकता है। सन 1969 में उसने आंखों से मजबूत पट्टी बंधवाकर और ऊपर से सील कराकर इस्राएल की सड़कों पर मोटर चलाई थी। उसकी अदृश्य दर्शन की शक्ति भी अद्भुत है। उसकी माता को जुए का चस्का था। जब वह घर लौटती तो गैलर अपने आप ही बता देता कि वह कितना पैसा जीती या हारी है। इसकी अतीन्द्रिय विशेषताओं का परीक्षण वैज्ञानिकों और अन्वेषकों की मंडलियों के समक्ष कितनी ही बार हुआ है और वह निर्भ्रांत सिद्ध हुआ है। 25 मार्च 1909 की घटना है। मनोविज्ञान शास्त्र के पितामह फ्रायड से मिलने के लिए उनके समकालीन मनःशास्त्री जुंग गए। चर्चा का विषय परामानसिक शक्ति का प्रभाव था। फ्रायड इस तरह की किसी विशेष मानसिक क्षमता पर विश्वास नहीं करते थे। जुंग ने क्षमता के पक्ष समर्थन में अपनी क्षमता का एक विशेष प्रदर्शन किया। फ्रायड के कमरे में रखी वस्तुएं इस तरह थर थर्राने लगीं मानो कोई तूफान उनकी उठक पटक कर रहा हो। पुस्तकों की अलमारी में पटाखा फूटने जैसा धमाका हुआ। इससे फ्रायड चकित रह गए और उन्होंने अपनी असहमति का तुरंत परित्याग कर दिया। यह घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें थोड़े व्यक्तियों ने प्रत्यक्षतः देखा होगा। अधिसंख्य वर्ग के लिए यह परिकथाओं जैसा विवरण किंवदंती या श्रद्धाभूत चमत्कार ही हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते जो इन बातों को निराधार और अवैज्ञानिक कहकर नकार दें। यह तभी होगा जब ऐसे व्यक्तियों को इस तरह की अतीन्द्रिय घटनाओं की आधारभूत सत्यता की विज्ञान की जानकारी न हो। वास्तव में प्राण विद्या और उससे बनने वाले सूक्ष्म शरीर की जिसे तनिक भी जानकारी होगी, वह इस तरह की सामर्थ्यों को कभी भी न तो अंधश्रद्धा कहेगा न अवैज्ञानिक। इन अतीन्द्रिय चमत्कारों की आधारभूत शक्ति इतनी समर्थ है कि उसकी तुलना में यह चमत्कार कुछ भी नहीं। अंतर्निहित प्रकाश और उसकी अपार शक्ति आतिशी शीशे के द्वारा प्रकाश किरणें एक स्थान पर इकट्ठी कर दी जाएं तो उससे आग उत्पन्न हो उठती है। प्रकाश में अग्नि समाहित है, ऊर्जा है, विद्युत है। इन शक्तियों की महत्ता हर कोई जानता है। किरणों की ही जादूगरी है कि शरीर जैसे जटिल यंत्र के भीतरी कल पुर्जों की खराबी झांत कर ली जाती है। एक्स किरणों से आज सभी कोई परिचित है। 1964 में पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर चार्ल्स टाउन ने यह सिद्ध कर दिया। प्रकाश इससे भी अद्भुत और चमत्कारिक तत्व है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड लाल, एक प्रकार का रत्न जिसमें हल्की सी मात्रा क्रोमियम की भी विद्यमान रहती है, इस लाल द्वारा साधारण सी किरणों को जब उन्होंने लेजर किरणों में परिवर्तित किया तो उनकी अपार शक्ति प्रकट हो गई।
उद्देश्यहीन विचारों और शेख चिल्ली की कल्पनाओं से जिस तरह कोई उल्लेखनीय काम नहीं हो पाते, उसी प्रकार छितरे हुए प्रकाश कण भी अशक्त और निष्प्रयोजन ही मारे मारे फिरते हैं। चार्ल्स टाउन ने इन्हें संसक्त कर दिया तो उनकी शक्ति अपरिचित हो उठी। आज यही संसक्त लेजर किरणें संसार के 8वें आश्चर्य के रूप में गिनी जाती हैं। उसके लिए चार्ल्स टाउन को नोबेल पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया। यद्यपि इन किरणों को 1960 में थ्यूडार साइमन वैज्ञानिक ने भी खोज लिया। संभव है उपयोग की प्रक्रिया न बता पाने के कारण नोबेल पुरस्कार उसे न दिया गया हो। लेजर किरणों की शक्तिमत्ता के बारे में कहीं किसी में दो राय नहीं। अमेरिका ने एक ऐसा यंत्र बनाया है जो एक ही लेजर किरण से 50 करोड़ वॉट क्षमता की विद्युत शक्ति उत्पन्न करता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह किरण अत्यंत बारीक और पतली होती है। फैली हुई किरणों को नियमित करने और उन्हें एक स्थान पर अनुशासित करने में एक ऐसे शीशे के लेंस का उपयोग किया जाता है जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग जितना छोटा है। यदि इससे भी सूक्ष्म किया जाए तो इनकी शक्ति और भी भयंकर हो सकती है। इस शक्ति का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कार्बन को पिघलाकर भाप बनाने में घंटों लगते हैं, लेजर किरणें उसे सेकंड के 10 लाखवें हिस्से जितने कल्पनातीत समय में ही वाष्पीभूत कर देती हैं। यह छू मंतर की तरह है और यह सोचने को विवश करता है कि भारतीय योगी ही नहीं, अन्य देशों के सिद्ध महापुरुष भी पल में किसी को अच्छा कर देते हैं। मारण मोहन, उच्चाटन और दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि आश्चर्यजनक शक्तियों से ओतप्रोत होते, उसमें क्या मानवीय चेतना इस प्रकाश तत्व का ही तो उपयोग नहीं करती? हीरा अत्यंत कठोर धातु है, उसे काटना और छेदना कठिन काम है। लेजर किरणें हीरे को 1.5 लाख सेकंड में छेद सकती हैं। अर्थात यदि 50,000 हीरे एक पंक्ति में रख दिए जाएं और उनके एक छोर से लेजर किरण प्रवेश करा दी जाए तो वह 1 सेकंड में ही 50,000 हीरों को छेद कर रख देगी। 100 इंच व्यास की मोटी लकड़ी को आरा कई घंटों में काटेगा लेजर, उसे कुल 1/7वां सेकंड में काट देगा। प्रकाश की इस संगठित अनुशासिक शक्ति का लाभ आंखों के ऐसे ऑपरेशन में भी मिला जिनमें अस्त्र शस्त्र तो छुए भी नहीं जा सकते। इस विधि द्वारा प्रकाश की किरणें ही आंख में प्रविष्ट करा दी जाती हैं और वह सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑपरेशन कर देती हैं। कहते हैं महाभारत काल में ऐसे आयुध थे जो यंत्र शक्ति द्वारा चलाए जाते थे और वे इच्छानुसार काम करते थे, जबकि उनका कोई स्थूल रूप सामने नहीं आया करता था। नारायण अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, चक्र सुदर्शन, वरुणास्त्र आदि इसी कोटि के थे। अब तक महाभारत कालीन इन शक्तियों के सिद्धांतों को संभव है अतिशयोक्ति माना जाता रहा है, पर लेजर गणों ने अब यह बात सिद्ध कर दी कि ऐसे यंत्र और ऐसी सिद्धियां मात्र कल्पना नहीं तथ्यपूर्ण होनी चाहिए। कहते हैं ब्रह्म अस्त्र जो उसे शीश झुका देता था उसे नहीं मारता था। इस प्रकार का यंत्र कल्पनातीत सा लगता है, पर लेजर किरणों में ऐसी भी विशेषता होती है। इनसे बनी बंदूक किसी भी रंग के गुब्बारे और पदार्थ को तोड़कर नष्ट कर देती है, पर लाल रंग की यह किरणें लाल रंग से माह करती हैं। उस पर वे आक्रमण नहीं करती, शांत और निष्प्रहार रह जाती हैं। महाभारत युद्ध के महान समीक्षाकार संजय के बारे में कहा जाता है कि उन्हें योग दृष्टि पाई थी। उनका तृतीय नेत्र जागृत था। आज्ञा चक्र नामक भ्रिकुटी मध्य की ग्रंथि में भारतीय तत्वदर्शियों का कहना है कि मन को एकाग्र कर उसे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में फैलाकर कहीं भी भेजकर किसी भी दिशा में वस्तुओं का ज्ञान, मौसम की पूर्व जानकारी, दूर श्रवण और ऐसे ही अन्य अनेक चमत्कारिक काम किए जा सकते हैं। उक्त धारणा की पुष्टि 21 जुलाई 1969 के दिन तब हो गई जब अमेरिका का प्रथम समानव चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर उतरा और उसके चालक कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की धरती पर उतरकर एक लेजर यंत्र वहां स्थापित किया। इस यंत्र की सहायता से एक किरण को तार की तरह का माध्यम बनाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बातचीत की जा सकती है, मौसम का पूर्वाभास किया जा सकता है, ग्रह नक्षत्रों की दूरी नापी जाती है, दूर के दृश्य उतारे जा सकते हैं। और अब उसका चिकित्सा
जगत में इस प्रकार उपयोग भी हो सकता है जिसे बिल्कुल मंत्र चिकित्सा का रूप दिया जा सके। लेजर किरणों ने प्रकाश की शक्ति का अणुबम से भी शक्तिशाली स्वरूप ला दिया है और अनुमान किया जाता है कि कुछ दिन में प्रकाश विज्ञान आज की सारी उद्योग पद्धति के ढंग और ढांचे को, सामाजिक रहन सहन और संस्कृति को एकदम परिवर्तित कर दे तो कुछ आश्चर्य नहीं। प्रकाश का उपयोग लोगों के मन की बातों को जानने जैसी गूढ़ बातों तक में हो सकता है। निघंटु में द्युस्थानीय 31 देवताओं का वर्णन आता है। यह समस्त देव शक्तियां एक ही चेतन सत्ता के विभाग कही गई हैं। प्रकाश वस्तुतः मूल चेतना का ही एक रूप है। उसके अनेक रूप अभी भी अविज्ञात हैं। जिस दिन उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले प्राणी के लिए समूची सृष्टि एक ऐसे गांव की तरह हो जाएगी जिसमें गिने चुने मकान हों और चिर परिचित थोड़े से ग्रामवासी निवास करते हों। मनुष्य शरीर में भी एक ऐसी ही सत्ता विद्यमान है जिसे प्राण कहते हैं। शरीरगत ऊष्मा, चुंबकत्व, तेजोवलय, मोहकता आदि उसी के प्रकट गुण हैं। अप्रकट रूप में इन प्राणमय स्फुल्लिंग से बने सूक्ष्म शरीर में लेजर किरणों की तरह की ऐसी अनेक अद्भुत सामर्थ्य भरी हैं जिन्हें पाकर मनुष्य जागृत देवता और सजीव परमेश्वर ही सिद्ध हो सकता है। पिछले पृष्ठों पर दी गई चमत्कारिक घटनाएं इस शक्ति का प्रताप हैं, चाहे वह साधना द्वारा विकसित हो या देवी अनुग्रह से प्राप्त। योग विज्ञान में प्राण साधना द्वारा मिलने वाली अण्णिमा, शरीर को भार रहित कर लेना, गरिमा, भारी भरकम वजन बढ़ा लेना, लघिमा, छोटा हो जाना, प्राप्त्य, कठिन वस्तुओं की सरलता से प्राप्ति, प्राकाम्य, इच्छा पूर्ति, ईशत्व, सर्वज्ञता, वशित्व, सभी को वशवर्ती कर लेना, 8 सिद्धियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने जो अतीन्द्रिय क्षमताएं खोजी हैं, वे उन्हें 4 वर्गों में विभक्त करते हैं। 1. क्लेयरवायंस, परोक्ष दर्शन, अर्थात वस्तुओं या घटनाओं की वह जानकारी जो ज्ञान प्राप्ति के सामान्य आधारों के बिना ही उपलब्ध हो जाए। 2. प्रिकॉग्निशन, भविष्य ज्ञान, बिना किसी मान्य आधार के भविष्य की घटनाओं का ज्ञान। 3. रेट्रोकॉग्निशन, भूतकालिक ज्ञान, बिना किन्हीं मान्य साधनों से अविज्ञात भूतकालीन घटनाओं की जानकारी। 4. टेलीपैथी, विचार संप्रेषण, बिना किसी आधार या यंत्र के अपने विचार दूसरों के पास पहुंचाना तथा दूसरों के विचार ग्रहण करना। इस वर्गीकरण को और भी अधिक विस्तृत किया जाए तो उन्हें 11 प्रकार की गतिविधियों में बांटा जा सकता है। 1. बिना किन्हीं ध्यातव्य साधनों के सुदूर स्थानों में घटित घटनाओं की जानकारी मिलना। 2. एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति तथा परिस्थिति का ज्ञान होना। 3. भविष्य में घटित घटनाओं का बहुत समय पहले पूर्वाभास। 4. मृतात्माओं के क्रियाकलाप, जिससे उनके अस्तित्व का प्रत्यक्ष परिचय मिलता हो। 5. पुनर्जन्म की वह घटनाएं जो किन्हीं बच्चों, किशोरों या व्यक्तियों द्वारा बिना सिखाए समझाए बताई जाती हों और उनका उपलब्ध तथ्यों से मेल खाता हो। 6. किसी व्यक्ति द्वारा अनायास ही अपना ज्ञान तथा अनुभव इस प्रकार व्यक्त करना जो उसके अपने व्यक्तित्व और क्षमता से भिन्न और उच्च श्रेणी का हो। 7. शरीरों में अनायास ही उभरने वाली ऐसी शक्ति जो संपर्क में आने वालों को प्रभावित करती हो। 8. ऐसा प्रचंड मनोबल जो असाधारण दुस्साहस के कार्य विनोद की साधारण स्थिति में कर गुजरे और अपनी तत्परता से अद्भुत पराक्रम कर दिखाए। 9. अदृश्य आत्माओं के संपर्क से असाधारण सहयोग सहायता प्राप्त करना। 10. शाप और वरदान, जिससे दीर्घकाल तक व्यक्तियों व वस्तुओं पर प्रभाव बना रहता है। 11. परकाया प्रवेश या एक आत्मा में अन्य आत्मा का सामयिक प्रवेश सिद्ध होता है। इन समस्त सिद्धियों का आधार प्राण साधना है, जिसके आधार पर प्राणमय कोश या प्राणमय शरीर का विकास, नियंत्रण और उपयोग किया जाता है। यह तथ्य अब तक भले ही श्रद्धाभूत रहे हों, किंतु अब विज्ञान उन तथ्यों को स्वीकारने और उनका विवेचन भी करने लगा है। प्राण एक ऐसी शक्ति जिसका पूरी तरह उद्भव किया जा सके तो मनुष्य उन दिव्य शक्तियों का स्वामी बन सकता है जो सामान्य व्यक्ति के लिए महान चमत्कार जैसी लगती है। दूरदर्शन के छिपे सत्य। कुछ दिन पूर्व अणुव्रत संघ के तत्वावधान में एक योग प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया था
उसमें अणुव्रत आंदोलन के एक मुनि ने ऐसे चमत्कार दिखाए थे। तमाम देशों के राजदूत उसमें सम्मिलित थे। योगी ने अरब के राजदूत की धर्मपत्नी के बटुए में कितने नोट थे बताए थे। मॉस्को न्यूज के 22 अगस्त अंक में एक वोल्दया देंशिक नामक 8 वर्षीय बालिका का विवरण छपा है। यह बालिका अंधेरे में भी अपने आंखों से देख लेती है। अत्यंत सूक्ष्म लिखे कागज के ऊपर 25 कागज ढक देने पर भी वह सब कुछ बता देती है कि नीचे वाले कागज में क्या लिखा है। शिकागो अमेरिका के एक हिप्नोटिस्ट डॉक्टर स्टैनली मिशेल ने दावा किया कि टेड सेरियस नाम का उनकी पहचान का एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बिंब के भी केवल मानसिक कल्पना द्वारा संसार के किसी भी दूरवर्ती स्थान का चित्र कैमरे में उतार सकता है। यह आवश्यक नहीं था कि वह वर्तमान समय के ही हों, वह भूतकाल के भी, जबकि कैमरे का आविष्कार भी नहीं हुआ था, चित्र खींच देने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए यदि वह चाहे तो सिकंदर के युद्ध, ईसा मसीह के क्रूस के समय वहां कौन कौन उपस्थित थे, मिस्र के पिरामिड बनाते समय मजदूर जैसे काम करते थे, वह सब दृश्य वह कैमरे में उतार कर दिखा सकता है। इस तरह का समाचार सुनकर अमेरिका की विश्वविख्यात पत्रिका लाइफ के संपादक पाल बेल्च और उनके साथियों को बड़ी उत्सुकता हुई। उन्होंने लाइफ कार्यालय का ही कैमरा लिया, रील भी अपने हाथ से भरी और डॉक्टर मिशेल के दफ्तर में जा पहुंचे। टेड सेरियस एक कुर्सी पर बैठ गया, फिर उस कैमरे को गोद में लेकर इस तरह फिट किया कि उसका चेहरा लेंस के सामने आ गया। अब वह भूतकाल की कोई घटना याद करता सा जान पड़ा। मस्तिष्क में ध्यानावस्थित सा होकर उसने कैमरे का बटन दबाया। पहले 2-3 चित्र तो अस्पष्ट से उतरे, पर एक चित्र जो बिल्कुल स्पष्ट उतरा वह यूनान की किसी अति प्राचीन मूर्ति का चित्र था। हजारों मील दूर बिना चले वह भी अतिभूत की वस्तु का फोटो निकाल देना सचमुच एक बड़ा आश्चर्य था। चूंकि श्री मिशेल महोदय सम्मोहन विद्या, हिप्नोटिज्म के झांता थे, इसलिए श्री पाल बेल्च को आशंका हुई कि संभव है उनके सम्मोहित करने के फलस्वरूप यह फोटो आई हो। इसलिए उन्होंने दोबारा फिर अकेले टेड सेरियस को लाइफ पत्रिका के कार्यालय में बुलाया। कैमरा लाइफ की फिल्म भी लाइफ कार्यालय द्वारा भरी गई। पाल बेल्च ने कहा, इस बार वह किसी 17 मंजिल की इमारत का ऐसा चित्र चाहते हैं जिसकी खिड़कियां स्पष्ट दिखाई देती हों। सेरियस फिर पहले की तरह बैठा। वैसा ही चित्र मानसिक कल्पना द्वारा उसने कैमरे में उतार दिया। किस शहर की यह इमारत हो सकती है इसका तो कुछ पता नहीं चल सका, पर वह चित्र लाइफ पत्रिका में छपा था। लोगों को टेड सेरियस की इस विलक्षण क्षमता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। टेड का यह भी कहना है कि आज तो लोग मुझे केवल कौतूहल से देखते हैं, पर मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा कि शरीर में एक प्रकाशपूर्ण सामर्थ्य है और वह एक स्थान पर बैठे हुए संसार भर को देख सकती है। टेड ने प्रथम विश्व युद्ध और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों के ऐसे चित्र भी उतारे हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों के हूबहू चित्रण हैं, और इस बात के प्रमाण भी। किसी एक बिंदु पर हम भूत और भविष्य को एक ही दृश्य में देख सकते हैं। दरअसल समय कोई वस्तु नहीं, वह तो ब्रह्मांड अथवा आत्मा का विस्तार मात्र है। यदि हम उस मूल प्रकाश बिंदु को प्राप्त कर लेते हैं तो हम त्रिकालदर्शी, सर्वव्यापी सब कुछ बन सकते हैं। चलने फिरने, अनुभव करने के लिए आंख, कान, नाक और इंद्रियां आवश्यक नहीं। आत्मा का प्रकाश रूप अपने आप ही इन क्षमताओं से भरपूर है। अभी तक माना जाता था कि कोई वस्तु देखनी हो तो प्रकाश और आंखें, 2 ही वस्तुएं आवश्यक हैं। प्रकाश जब आंखों की रेटिना से टकराता है तो आंखों को तंत्रिका तंत्र, ज्ञान कोश, एक विशेष प्रकार की रासायनिक क्रिया करके सारी सूचनाएं मस्तिष्क को देता है। मन एक तीसरी वस्तु है जो प्रकाश और आंखों के क्रियाकलाप को अनुभव करता और नई तरह की योजनाएं, आदेश, अनुभूतियां तैयार करके शरीर के दूसरे अवयवों में विभक्त करता है। अर्थात मानसिक चेतना न हो तो प्रकाश और आंखों के होते हुए भी देखना संभव नहीं। 1967 में आंखों पर शोध के लिए जिन 3 वैज्ञानिकों को सम्मिलित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनमें से एक डॉक्टर बाल्ड भी थे। उन्होंने रेटिना, नेत्र का मध्य बिंदु, स्थित अणुओं की संरचना बताते समय एक विजुअल पर्पिल रोडोप्सिन
नामक विलक्षण तत्व की बात बताई और कहा कि वास्तव में यही प्रकाश कणों को विद्युत तरंगों में बदलता है। यह विद्युत तरंगें ही मस्तिष्क में जाकर छायांकन करती हैं। इससे एक बात और भी मालूम होती है कि प्रकाश सीधे वस्तु दिखा सकने में सक्षम नहीं जब तक उसे विद्युत आवेग की क्षमता में न बदला जाए। मन प्रकाश ही नहीं, एक प्रकार की विद्युत तरंग जैसा है। इसीलिए यदि वह वस्तुओं का दृश्य बनाने में सीधे सक्षम हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे भी अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं जब प्रकाश को रेटिना, पुतली का केंद्र बिंदु द्वारा विद्युत आवेग में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कुछ लोग केवल त्वचा, गाल अथवा शरीर के और किसी भाग से ही देख लेते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ मेडिकल हिप्नोटिज्म ने एक ऐसा ही समाचार छापकर बताया कि बैंकॉक में तो एक संस्था ही काम करती है जो अंधों को गालों से देखने का प्रशिक्षण देती है। उसके संचालकों का दावा है कि मनुष्य के गाल शरीर भर के समस्त अंगों की अपेक्षा अति संवेदनशील हैं और उनमें सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचुर प्रवाह विद्यमान रहता है। चुंबन का महत्व और निर्देश इसीलिए है कि इस संवेदनशील अंग का उपयोग केवल उचित प्रयोजन के लिए और व्यक्ति की सूक्ष्म क्षमताओं का सदुपयोग करने के लिए ही किया जा सके। सन 1954 में बैंकॉक के एक डॉक्टर ने मनोविज्ञान की सहायता से एक प्रयोग 13 वर्ष के लड़के पर किया। उल्लेखनीय है कि उसे मनोविज्ञान की ट्रेनिंग के साथ ही ध्यान और समाधि लगाना भी बताया जाता था। ध्यान में उसे गाल में चित्त एकाग्र करने को भी कहा जाता है। 9 महीने के इलाज के बाद उसमें गालों से देखने की क्षमता आ गई। इसके बाद 10 और अंधों पर प्रयोग किया गया, जिनमें से 6 इस प्रयोग में पूर्ण सफल रहे। अब वे गालों से बजे में देख लेते हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि संसार में कोई ऐसा महत्त्व है जिसकी सीमित मात्रा विकसित करके भी विलक्षण शक्तियों का जागरण किया जा सकता है। यह तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राणी के अंदर तंतुओं का ऐसा जाल फैला है कि कैसी भी नई समस्या आए उसका भी निराकरण प्रस्तुत कर देने की उनमें क्षमता है। चमड़े की आंखों से जो दिखता है, जो देखा जा सकता है, वह बहुत स्वल्प है। यदि इतनी ही परिधि तक देख सकना संभव हो सके तो उसे बहुत ही नगण्य उपलब्धि कहा जा सकेगा। यूं देखने का काम आंखों के लेंस ही करते हैं, पर उनकी सीमा बहुत छोटी है। कुछ ही दूरी पर उनकी सीमा समाप्त हो जाती है। स्पष्ट दिखने वाली वस्तुएं ही उनकी परख पकड़ में आती हैं। पर यह संसार बहुत विस्तृत है। सब पदार्थों के स्वरूप दृश्यमान नहीं है। जो दिखता है उससे अनदेखा बहुत ज्यादा है। अणुओं की गतिविधियों को ही लें, वे आकाशस्थ ग्रह नक्षत्रों से भी अधिक संख्या में और उनसे भी अधिक सक्रिय हैं। अपने शरीर में काम करने वाले परमाणुओं, जीवाणुओं, शक्तिघर के विद्युत प्रवाहों एवं क्रियाकलापों को देख सकना, समझ सकना संभव हो सके तो वह इतना ही विस्तृत, अद्भुत एवं अन्वेषण योग्य प्रतीत होगा जितना कि यह विराट विश्व ब्रह्मांड। आंखें वह सब कहां देख पाती हैं। प्रत्यक्ष जगत में भी, दृश्य पदार्थों में भी हमारी दृष्टि में एक छोटा सा क्षेत्र ही आता है। जाननी तो आगे की बातें भी पड़ती हैं। वह प्रयोजन चिट्ठियों से, अखबारों, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि से पूरा होता है। आंखों की क्षमता से काम चलता न देखकर हमें जानकारी के क्षेत्र दूसरे साधनों से बढ़ाने पड़ते हैं। जिसके पास ये साधन जितने अधिक होते हैं वह उतना ही अधिक लाभान्वित होती है। स्थूल दृष्टि की समीपता से आगे असीम तक विस्तृत होने वाला एक और नेत्र हमारे पास है, जिसे सूक्ष्म दृष्टि या दिव्य दृष्टि कहते हैं। योग साधना द्वारा कोई चाहे तो इस नेत्र को विकसित कर सकता है और चर्म चक्षुओं की परिधि से बहुत आगे की परिस्थितियों एवं घटनाओं को भली प्रकार देख सकने में समर्थ हो सकता है। टेलीफोन के माध्यम से आवाज को सुदूर प्रदेशों तक पहुंचाने की विद्या बहुत पहले ज्ञान हो गई थी। इसके बाद रेडियो प्रणाली से परस्पर बैठे हुए व्यक्तियों का बिना तार के ही केवल ध्वनि कंपनों की सहायता से वार्तालाप करना संभव हुआ। टेलीविजन प्रणाली में चित्रों को दूर दूर तक भेजना संभव हुआ। अब उसमें एक कदम और आगे बढ़ा है। फोटोग्राफी भी इसी संचार प्रक्रिया के साथ जुड़ गई है। इसे ऐसे मानना चाहिए जैसे दर्पण और फोटो कैमरा। दर्पण के सामने खड़े होने पर चित्र दिखता है, पर हटते ही वह चित्र गायब हो जाता है। कैमरे की बात दूसरी है।
उसके सामने खड़े होकर फोटो उतारा जाए तो वह स्थायी बना रहेगा। टेलीविजन को दर्पण कहा जाए तो इस विद्युत आवृत्ति संचार व्यवस्था को कैमरे की फोटोग्राफी मानना पड़ेगा, जो क्षण भर में एक स्थान का फोटो पृथ्वी के इस छोर से उस छोर पर भेज देती है। आजकल अखबारों में जो विश्व भर की महत्वपूर्ण घटनाओं के फोटो दूसरे ही दिन छप जाते हैं, इसका कारण यही प्रणाली है। टेलिक्स प्रणाली से भी यह अधिक बारीकियों से भरी हुई है। भारत में ऐसा संचार केंद्र पूना के पास आरवी में छोटी पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। इसे इंटेलसाट 3 कहते हैं। इसकी संचार तरंगें बंबई के स्टील टावर में पहुंचती हैं। वहां फ्लोरा फाउंडेशन के निकट बना हुआ 18 मंजिल वाला संचार भवन उन तरंगों को ग्रहण करता है और फिर शक्तिशाली उपकरणों के माध्यम से अभीष्ट स्थानों पर भेज देता है। प्रश्न जैसा ही ग्रहण व्यवस्था भी इन संयंत्रों में है। विदेशों से आने वाले फोटो यही ग्रहण किए जाते हैं और उनकी अनेक प्रतियां छापकर तत्काल अखबारों को अथवा संबंधित सरकारी विभागों को भेज दिए जाते हैं। फोटो ही नहीं, महत्वपूर्ण नक्शे, कागजात, पत्र आदि भी तत्काल इसी पद्धति के माध्यम से भेजे और ग्रहण किए जाते हैं। अन्यत्र भेजे जाने वाले फोटो एक बड़े बेलन पर चिपका दिए जाते हैं। यह बेलन 60 चक्कर प्रति मिनट के हिसाब से घूमता है। साथ ही प्रति इंच 100 रेखाएं भी गतिशील करता है। प्रकाश को एक केंद्रित पुंज उस फोटो पर डाला जाता है। परावर्तित प्रकाश एक लेंस की सहायता से प्रकाश कोशिका पर केंद्रित होता है। यहां प्रकाश की विविधता विविध विद्युत कंपनों में बदल जाती है। रंगों के उतार चढ़ाव के हिसाब से इन विद्युत कंपनों में अंतर हो जाता है। सफेद रंग के लिए 1500 साइकिल, काले रंग के लिए 2300, भूरे रंग के लिए 800 साइकिल प्रति सेकंड आवृत्ति होती है। अब इन कंपनों को दुनिया के किसी भी कोने में रेडियो संचार प्रणाली के अनुसार विश्व के किसी भी कोने पर भेज दिया जा सकता है। जहां इन चित्रों को पकड़ा जाता है, वहां भी रेडियो ध्वनि ग्रहण करने जैसे यंत्र लगे रहते हैं। वे यंत्र उन विद्युत कंपनों को पकड़कर उन्हें चित्र रूप में पुनः परिवर्तित कर लेते हैं। अपने देश में ऐसे 24 रेडियो फोटो चैनल हैं, जिनका संबंध संसार के 34 प्रमुख देशों से है। इस संचार उपग्रह पद्धति की रूसी प्रणाली डार्विटा कहलाती है। अमेरिका की अपनी प्रणाली है। सन 69 से लेकर अब तक अमेरिका ने लगभग 600 से अधिक अंतरिक्ष यान छोड़े, जिनमें से 550 से अधिक अभी भी पृथ्वी की विभिन्न कक्षाओं में घूम रहे हैं। रूस में हर साल 50 और 100 के बीच में इस प्रकार के उपग्रह भेजते रहे हैं। यह कृत्रिम अंतरिक्ष उपग्रह मौसम शोध से लेकर खगोलीय परिस्थितियों की जानकारी अपने मूल केंद्र को भेजते रहे हैं। ऐसे ही उपग्रह इस रेडियो फोटो संचारी पद्धति को संचालित रखने में सहायता करते हैं। इस इंटेसाल्ट उपग्रह पद्धति का विकास करके शब्द संचार की तरह चित्र संसार की सुविधा भी सरल बनाई जा सकती है और हम घर बैठे विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को सिनेमा के पर्दे पर देखी जाने वाली फिल्मों की तरह प्रत्यक्ष देख सकते हैं। टेलीविजन में अभी जो छोटे दायरे से ही काम करने की कठिनाई है, वह भी इस प्रणाली में भी दूर की जा सकती है। यह दूरदर्शन का कार्य टेलीविजन यंत्र करते हैं। चित्रों को दूर तक भेजने वाली यह रेडियो फोटोग्राफी भी काम में आ रही है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप आदि सूक्ष्मदर्शी और सुदूरदर्शी यंत्र भी नेत्र शक्ति की समीपता को बढ़ाकर विस्तृत और व्यापक बनाते हैं। यह साधन जिनके पास हैं, वे इन यंत्रों की मर्यादा के अनुरूप लाभ उठा लेते हैं। भगवान का दिया हुआ एक ऐसा ही यंत्र मनुष्य के पास भी है, जिसे दृष्टिवर्धन के अद्यावधि आविष्कारों की सम्मिलित उपलब्धियों से भी कहीं अधिक समर्थ और व्यापक कहा जा सकता है। न इसे खरीदना पड़ता है और न इसके संचालन की कोई बड़ी शिक्षा लेनी पड़ती है। भ्रूमध्य भाग में अवस्थित आज्ञा चक्र अपना तीसरा नेत्र है। इसे खोलने की साधना करने से वह अंतर्ज्योति विकसित हो सकती है, जिसके माध्यम से लोकांतरों को, भूगर्भ को, पंच भौतिक परिस्थितियों को देखा और समझा जा सके। इतना ही नहीं, इस तीसरे नेत्र में वह शक्ति भी है कि जीवित प्राणियों की मन स्थिति, भावना, कल्पना, योजना, इच्छा, आस्था एवं प्रकृति को भी समझा जा सके। इस आज्ञा चक्र को विकसित करने की साधना हमें दृष्टि की प्रखरता
और व्यापकता का अनुपम उपहार दे सकती है। यह उपहार न केवल वर्तमान का ही परिचय प्राप्त करने में समर्थ है, वरन चिर अतीत में जो घटित हो चुका और निकट भविष्य में जो होने जा रहा है उसका पूर्वाभास भी जाना जा सकता है। आज्ञा चक्र। शिव और पार्वती के चित्रों में उनका एक पौराणिक तीसरा नेत्र भी दिखाया जाता है। कथा के अनुसार शंकर भगवान ने इसी नेत्र को खोलकर उसमें से निकलने वाली अग्नि से कामदेव को भस्म किया था। यह दिव्य दृष्टि का केंद्र है। इससे टेलीविजन जैसा कार्य लिया जा सकता है। दूरदर्शन का दिव्य यंत्र यहीं लगा हुआ है। महाभारत के सारे दृश्य संजय ने इसी के माध्यम से देखे और धृतराष्ट्र को सुनाए। चित्रलेखा द्वारा प्रद्युम्न प्रणय इस दिव्य दर्शन का ही परिणाम था। यह तीसरा नेत्र अति प्रभावशाली है। इससे दूरदर्शन ही नहीं, अदृश्य और अप्रत्यक्ष भी देखा समझा जा सकता है। एक्स-रे की किरणें जिस तरह ठोस पदार्थों में होकर भी पार चली जाती हैं और आंखों से न दीख पड़ने वाली वस्तुओं के भी चित्र खींचती हैं, उसी प्रकार यह आज्ञा चक्र का कैमरा अदृश्य को देख सकता है। इसके माध्यम से न केवल पदार्थों को देखने का प्रयोजन पूरा होता है, वरन जीवित प्राणियों की मनस्थिति को समझना भी संभव होता है। देखने समझने से ही बात पूरी नहीं होती। आज्ञा चक्र की क्षमता इससे भी आगे है। वह दूसरों को प्रभावित परिवर्तित भी कर सकती है। मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म में इसी दिव्य क्षमता को स्थूल नेत्रों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। यह आज्ञा चक्र और कुछ नहीं, पर्याप्त मात्रा में अर्जित प्राणों को कपाल के मध्य पर्दे पर भूमध्य में केंद्रित करना, फोकस, और फिर उसके निक्षेप द्वारा तरह तरह की जानकारियां एकत्र कर लेना है। यह उक्त विज्ञान की तरह ही नितांत प्रायोगिक तथ्य है, मात्र कल्पना या अतिरंजन नहीं। विचार संप्रेषण विज्ञान विचार एक प्रकार से प्राणों पर सवार विद्युत चुंबकीय स्पंदन ही है। गायत्री उपासकों को कई बार अपने स्वजनों से ऐसे संदेश अनायास मिलते देखे गए हैं जिन्हें मानो बेतार के तार द्वारा संप्रेषित किया गया हो। गायत्री जप और कुछ नहीं, प्राणों के संचय की ही साधना है। विश्व प्राणों की इतनी मात्रा अपने में भरी जा सकती है जो ठीक ट्रांसमीटर का कार्य करने लगे। अगले अध्यायों में इस साधना के स्वरूप पर प्रकाश डाला जा रहा है। संक्षेप में यह समझ लेना आवश्यक है कि विचारों की तीक्ष्णता या निर्बलता और कुछ नहीं, प्राणों का ही अल्प या अत्यधिक होना है। शरीर में काम करने वाली विद्युत शक्ति से ही दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप पूरे होते हैं। इस संयंत्र के विभिन्न कलपुर्जे इसी शक्ति से प्रेरित होकर अपने अपने काम करते हैं। इसकी अधिक मात्रा उत्पन्न की जा सके तो उसका लाभ दूसरों को भी दिया जा सकता है। धन दान, रक्तदान, अंगदान आदि के द्वारा एक मनुष्य दूसरे को लाभान्वित कर सकता है। ठीक इसी प्रकार प्राणदान भी संभव हो सकता है। अपनी जीवनी शक्ति का एक अंश दूसरों को देकर उनमें नवजीवन का संचार अमुक मात्रा में किया जा सकता है। मेस्मरिज्म विद्या द्वारा शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की जाती है और उसका लाभ औषधि उपचार से कम नहीं वरन अधिक ही मिलता है। मनुष्य शरीर में रहने वाली विद्युत शक्ति का परिचय अब साधारण यंत्र उपकरणों से जांचा परखा जा सकता है। वह एक अच्छा खासा जनरेटर है। किसी किसी में तो अनायास ही यह विद्युत प्रवाह बड़ी छड़ी मात्रा में होता है। कई उसे प्रयत्नपूर्वक बढ़ा सकते हैं। बिजली से अनेकों प्रकार के प्रयोजन पूरे होते हैं। उसका उपयोग करके कई तरह के उपकरण क्रियाशील होते और लाभ उत्पन्न करते हैं। शरीरगत विद्युत से संपर्क क्षेत्र को किसी विशेष दिशा में उत्तेजित किया जा सकता है। किन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करके उनके चिंतन एवं चरित्र को मोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें स्वास्थ्य, बल, ज्ञान, पराक्रम जैसी विभूतियों से लाभान्वित किया जा सकता है। सूक्ष्म जगत में काम कर रही शक्तियां स्थूल पदार्थों को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसके उदाहरण आए दिन दिखते हैं। आकाश में उष्णता बढ़ते ही हमारे बर्तन गर्म और ठंडक का मौसम आते ही वे ठंडे रहने लगते हैं। वर्षा ऋतु में हवा की नमी मात्र से घासपात में हरियाली दौड़ जाती है। रेडियो और टेलीविजन के उपकरण अंतरिक्ष में चल रहे सूक्ष्म प्रवाहों से प्रभावित होते और अपने काम करते देखे जाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर मनोबल की शक्ति तरंगें आकाश में उड़ाई जा सकती हैं
और उससे निकटवर्ती एवं दूरवर्ती व्यक्तियों तथा पदार्थों को प्रभावित किया जा सकता है। मनुष्यों एवं प्राणियों की तरह ही मनोबल के द्वारा पदार्थों को भी प्रभावित किया जा सकता है। उन्हें हटाया, उठाया, हिलाया, गिराया जा सकता है। उनमें अन्य प्रकार की हलचलें एवं विशेषताएं पैदा की जा सकती हैं। उनका स्वरूप तक बदला जा सकता है और गुण भी। आग और बिजली की सहायता से पदार्थों के आकार प्रकार में परिवर्तन हो सकता है। ऐसा मनोबल के उपयोग से भी संभव है। कई चमत्कार प्रदर्शनों में ऐसी घटनाएं प्रयत्नपूर्वक प्रत्यक्ष की जाती हैं जिनमें मनोबल ने जड़ पदार्थों में अस्वाभाविक हलचलें पैदा कर दीं अथवा उनके सामान्य क्रियाकलाप को अवरुद्ध कर दिया। बिना प्रदर्शन के भी ऐसे घटनाक्रम सामान्य जीवन क्रम में भी घटित होते रहते हैं, जिनमें व्यक्ति विशेष के संपर्क अथवा संकल्प के कारण वस्तुओं के स्वरूप एवं क्रियाकलाप में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। विद्युत प्रवाह की तरह ही यदि मनोबल को भी एक शक्तिधारा माना जा सके, तो फिर उसके द्वारा संपन्न होने वाले क्रियाकलापों को भी आश्चर्यजनक नहीं वरन सामान्य ही माना जाएगा। आग और गर्मी का अंतर स्पष्ट है। आग प्रत्यक्ष है, स्थूल है, इसलिए उसे आंखों से देखा जा सकता है और इधर से उधर हटाया, जलाया, बुझाया जा सकता है। गर्मी सूक्ष्म है, व्यापक है, इसलिए उसे अनुभव तो किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। उसे हम पकड़ भी नहीं सकते और न धकेल सकते हैं। अधिक से अधिक कूलर आदि के द्वारा अपना कमरा ठंडा रख सकते हैं, पर गर्मी की आर्थू ही बदल देना संभव नहीं। आग स्थूल है, इसलिए उसे जलाया भी जा सकता है और बुझाया भी। बिजली, भाप एवं ईंधन आदि के माध्यम से उत्पन्न होने वाली शक्ति का प्रत्यक्ष प्रयोग रोज ही होता है, इसलिए उसे हम सहज ही पहचानते हैं। मनोबल का सामान्य प्रयोग एक दूसरे को प्रभावित करने भर में होता है, पर यदि उसे विकसित एवं व्यवस्थित स्थिति में किसी विशेष लक्ष्य के लिए प्रयुक्त किया जा सके तो प्रतीत होगा कि वह भी कितना शक्तिशाली है। उसके आधार पर व्यक्ति को ही नहीं, पदार्थों और परिस्थितियों को भी प्रभावित किया जा सकता है। एलेक्जेंडर राल्फ ने द पावर ऑफ माइंड नामक पुस्तक में विभिन्न प्रमाण देते हुए लिखा है कि प्रगाढ़ ध्यान शक्ति द्वारा एकाग्र मानव मन शरीर के बाहर स्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों पर भी इच्छानुकूल प्रभाव डाल सकता है। राल्फ का कहना है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि इच्छा शक्ति द्वारा स्थूल जगत पर नियंत्रण संभव है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन के निर्माण की प्रक्रिया में ज्ञात तथ्यों द्वारा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अचेतन मन एक सशक्त कंप्यूटर की तरह कार्य करता है और जिस तरह एक कंप्यूटर की गई फीडिंग के अनुसार ही क्रियाशील होता है, उसी तरह अवचेतन भी अपना आहार हमारे विचारों तथा संकल्पों से प्राप्त करता है। इस तरह अवचेतन की दिशा मनुष्य की इच्छाओं से ही प्रभावित होती है। स्पष्ट है कि इस अवचेतन पर व्यक्ति प्रयास द्वारा पूर्ण नियंत्रण पा सकता है और तब अभी अलौकिक लगने वाले काम कर सकता है। व्यक्ति स्वयं अपना विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विकसित कर सकता है, ऐसा वैज्ञानिक मानने तो लगे, पर उसका आधार एवं प्रक्रिया अभी तक नहीं जान पाए हैं। मनुष्य चलता फिरता बिजली घर है। उसका भीतरी समस्त क्रियाकलाप स्नायु जाल में निरंतर बहते रहने वाले विद्युत प्रवाह से ही संपादित होता है। बाह्य जीवन में ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की हलचलें होती हैं, उनमें खर्च होने वाली ऊर्जा वस्तुतः मानवीय विद्युत शक्ति ही होती है। रक्त जैसे रासायनिक पदार्थ तो मात्र उसके निर्माण में ईंधन भर का काम देते हैं। रूसी सेना की सार्जेंट नेलिया मिरवाइलोवा अपनी इच्छा शक्ति से स्थिर रखे जड़पात्रों को गतिशील कर देती है, चलती घड़ी को रोक सकती है और पुनः चला सकती है। उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले इन चमत्कारों को वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा प्रामाणिक ठहराया जा चुका है। शक्ति के बिजली, भाप, तेल जैसे साधनों में ही अब विचार शक्ति को भी स्थान मिलने जा रहा है। अध्यात्म शास्त्र में तो आरंभ से ही विचारों को ऐसा समर्थ तत्व माना है जो न केवल अपने उद्गमकर्ता को वरन पूरे संपर्क क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, उससे दूरवर्ती एवं अपरिचित प्राणियों तथा पदार्थों तक को प्रभावित किया जा सकता है। टेलीपैथी के एक प्रयोगकर्ता
इंग्लैंड के A.N. क्रीरी ने बहुत समय तक यह प्रयोग चलाया कि बंद कमरे में क्या हो रहा है इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। इस प्रयोग में एक महिला अधिक दिव्य दृष्टि संपन्न सिद्ध हुई। क्रीरी ने अपने प्रयोगों की सच्चाई जांचने के लिए अनेक प्रामाणिक व्यक्तियों से अनुरोध किया। जांचने वालों डबलिन में विश्वविद्यालय के प्रो सर विलियम वेरेट, इंग्लैंड की सोसाइटी फॉर साइकिकल रिसर्च के प्रधान प्रो सिड्जविग जैसे मूर्धन्य लोग थे। उन्होंने कई तरह से उलट पुलट कर इन प्रयोगों को देखा और उन प्रयोगों के पीछे निहित सच्चाई को स्वीकारा। इन प्रयोगों की जांच का विवरण विचार संप्रेषण समिति ने प्रकाशित किया है। दूरवर्ती लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित करने और उनमें अभीष्ट परिवर्तन लाने की दिशा में आस्तिकों और नास्तिकों को समान रूप से सफलता मिली है। इन प्रयोगों में रूसी वैज्ञानिक भी योग साधकों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के शरीर विज्ञानी प्रो लियोनिद वासिलेव ने दूर संचार क्षमता का प्रयोग एक शोध कार्यों में निरत मंडली पर किया। उसने अपने प्रयोगों द्वारा चालू शोध के प्रति धीरे धीरे उदासीन होने और उसे छोड़कर अन्य शोध में लाने का प्रयोग चालू रखा और उसके सफल परिणाम पर सभी को आश्चर्य हुआ। लियोनिद ने अपना अभिप्राय गुप्त कागजों में नोट करके साथियों को बता दिया था कि वे अमुक शोध मंडली की मनःस्थिति में उच्चाटन उत्पन्न करके अन्य कार्य में रुचि बदल देंगे। कुछ समय में वस्तुतः वैसा ही परिवर्तन हो गया और उस मंडली ने बड़ी सीमा तक पूरा किया गया अपना कार्य रद्द करके नया कार्य हाथ में ले लिया। इतिहास पुराणों की बात छोड़ दें तो भी प्रत्यक्षदर्शियों की प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि विचार और शब्द के मिश्रण से बनने वाले मंत्र प्रवाह का प्रयोग करके वातावरण तक में हेरफेर करने की सफलता मिल सकती है। अफ्रीकी जनजातियों की तरह ही मलाया में भी मंत्र विद्या के प्रयोग और चमत्कार बहुत प्रस्तुत होते रहते हैं। वहां के मांत्रिक ऋतु परिवर्तन को भी प्रभावित करते देखे गए हैं। विचारों की शक्ति का सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण उपयोग होता रहता है। उन्हीं के आधार पर क्रियाकलाप बनते हैं और तदनुरूप परिणाम सामने आते हैं। बहिरंग व्यक्तित्व वस्तुतः मनुष्य के अंतरंग की प्रतिक्रिया भर ही होता है। विचारों से समीपवर्ती लोग सहयोगी विरोधी बनते हैं। निंदा और प्रशंसा के आधारों की जड़ें अंतःक्षेत्र में ही गहराई तक ढंसी होती हैं। सामान्य स्तर की विचार शक्ति भी जीवन का क्रम बनाती है, तो फिर विशेष स्तर की विचार शक्ति जो योगाभ्यास के साधना विज्ञान के आधार पर तैयार की जाती है, चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सके तो इसे अबुद्धिसम्मत नहीं कहा जा सकता। मंत्र शक्ति के प्रयोगों में जहां दंभ और बहकावे की भी भरमार रहती है, वहां ऐसे प्रामाणिक प्रसंगों की भी कमी नहीं होती जिनके आधार पर इस अलौकिकता का आधार समझ में न आने पर भी उसे अविश्वस्त नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किन्हीं व्यक्तियों में वस्तुओं की विचार शक्ति से प्रभावित करने की क्षमता अनायास ही पाई जाती है। उन्होंने कोई योगाभ्यास नहीं किया तो भी वे अदृश्य को देख सकने, अविज्ञात को जान सकने में समर्थ रहे। ऐसी विलक्षणता हर मनुष्य के अचेतन मन में मौजूद है। मानवीय विद्युत सामान्यतया दैनिक क्रियाकलापों में ही खर्च होती रहती है, पर यदि उसे बढ़ाया जा सके तो कितने ही विलक्षण कर्म भी हो सकते हैं। साधना से दिव्य क्षमता बढ़ती है और उससे कितने ही प्रकार के असामान्य कार्य कर सकना संभव होता है। यह आध्यात्मिक उपलब्धियां अगले जन्मों तक साथ चली जाती हैं। ऐसे लोग बिना साधना के भी पूर्व संचित संपदा के आधार पर चमत्कारी आचरण प्रस्तुत करते देखे गए हैं।